नमस्कार एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। इस बार हम लोग एडिटोरियल्स एनालिसिस करेंगे फ्रॉम 10th to 12th फरवरी 2022। इस बार के एडिटोरियल्स काफी ज्यादा यूनिक है, इंटरेस्टिंग है। प्रीलिम्स से इंटरव्यू प्रोसेस तक ये आर्टिकल्स आपके सभी के सभी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आई वांट यू टू डोंट स्किप दीज एडिटोरियल्स। इसमें कंटेंट काफी अच्छा है जो कि डायरेक्टली आपको हेल्पफुल रहेगा आपको आंसर राइटिंग लिखने में, राइट। फ्रॉम 10th to 12th February we will cover 6 articles। ओके, इसका कंटेंट .com पे जाके आप इसका कंटेंट ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया है, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फाइन। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफी लंबा है, क्योंकि वीडियो ऑफ कोर्स अराउंड 1 आवर का वीडियो ये बनने वाला है, तो अगर वीडियो लंबा लगता है तो आप नीचे हमने टाइमलाइन कोट्स दिए हैं, आप वहां से जाके अपने पसंदीदा आर्टिकल पे नेविगेट कर सकते हैं और उस आर्टिकल को समझ सकते हैं। Thank you guys, thank you, and please subscribe this channel, share it with your friends, okay? And if you have any doubt, please feel free to comment, okay? हमारी फीडबैक टीम आपको डेफिनेटली कनेक्ट करेगी, आपका जो भी इशू है, आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व करेगी। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट आर्टिकल। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थम्स अप। 10th फरवरी 2022, इस एडिशन में हम लोग दो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज रिवाइविंग इट्स टाइम टू टेक अ रीलुक एट प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन और डी इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। इस आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगा कि आज तक हमने केरला के काफी इंप्रेसिव मॉडल्स के बारे में स्टडी किया है या सुना है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, हेल्थ प्रैक्टिसेस, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। लेकिन इस आर्टिकल में ऑथर कहता है कि सोशल और एनवायरमेंटल रिस्क्स को देखते हुए केरला को अपने मॉडल को रिवाइटलाइज करना है, फाइन। जो बाकी आर्टिकल्स हैं इसमें ये पॉलिटिकली इंक्लाइंड आर्टिकल्स हैं, नॉट मच रेलेवेंट फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोग इस एडिशन में अभी डिस्कस करेंगे, फाइन। लेट्स स्टार्ट विद रिवाइविंग द केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। इसका थीम अगर बताऊं, the luster of the Kerala model is now under threat from emerging social and environmental risks। तो हमें यहाँ पे हेल्थ और इकोलॉजी डिजास्टर जो हैं उनके बारे में हमें इसमें फोकस करना है। इकोनॉमिकल रिस्क हम इसमें नहीं कवर करेंगे, बट सोशल और इकोलॉजिकल रिस्क जो केरला फेस कर रहा है हम उसको स्टडी करेंगे और कैसे केरला मॉडल को रिवाइटलाइज करना चाहिए अपने डेवलपमेंटल मॉडल को, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, फाइन। Kerala has long been recognized to have done many things right, as I told you. Development experts, non-governmental organizations, social activists noted that the Kerala model seemed to have that impressive levels of human development। जब भी कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स के बारे में बात की जाती है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो केरला की जो मॉडल को हमेशा कंपेयर किया जाता है रिच कंट्रीज के साथ, ओके। लेकिन अब केरला का जो मॉडल है डेवलपमेंट का, ये अंडर डिबेट आ गया है। क्यों? क्योंकि कई सारे सोशल और एनवायरमेंटल रिस्क जो है वो अभी एराइज होना शुरू हो रहे हैं, फाइन। द आर्टिकल इज अबाउट इन द फोकस ऑफ न्यू डिबेट्स ऑन केरला सीम्स इंक्रीजिंगली ऑन इट्स फेलियर। तो जो नए डिबेट्स चल रहे हैं केरला में वो ये कहते हैं कि जो पुराना डेवलपमेंटल मॉडल था वो अब ना सक्सेसफुल नहीं रहा, फाइन। So what are Kerala's overall achievements? So these are when you are dealing with the Kerala's model of development and you can write these points in your answers। आप इसको इंटरव्यू में टैकल कर सकते हो ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करके, एंड वेरी वेल रिटन फॉर केरला पीएससी स्टूडेंट्स, ओके। Kerala has highest literacy rate. It has India's highest literacy rate despite ranking only 9th highest in per capita income among 28 states। Per capita income इसकी 9th highest है, but still it has highest literacy rate। So this indicates that Kerala always think about the education practices। Its performance in human development indicators is impressive। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। इंडिया में एचडीआई इंडेक्स कौन कौन से इंडिकेटर्स को इंक्लूड करता है, ओके। हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी की डेफिनेशन क्या है आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे, ओके। हाई ह्यूमन कैपिटल एंड हाई पॉपुलेशन मोबिलिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको भी बताऊंगा। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? सो ह्यूमन कैपिटल इट रेफर्स टू द
इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वर्कर्स एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। अब जितना अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा उतना ही ज्यादा स्टेट की प्रोडक्टिविटी होगी और प्रॉफिटेबिलिटी होगी। फाइन। तो ह्यूमन कैपिटल एक स्टेट के वर्कर्स में कितना एक्सपीरियंस है, कितना स्किल है, वो ह्यूमन कैपिटल के द्वारा हम लोग उसको गॉज कर सकते हैं, उसको हम लोग माप सकते हैं। फाइन। सो इट हैज हाई ह्यूमन कैपिटल एंड हाई पॉपुलेशन मोबिलिटी। अब पॉपुलेशन मोबिलिटी क्या है? पॉपुलेशन मोबिलिटी अगर हम देखें, पॉपुलेशन माइग्रेशन होती है जब एक इंसान दूसरे रीजन या उस रीजन से लॉन्ग टर्म के लिए निकलता है। बट पॉपुलेशन मोबिलिटी मींस कि शॉर्ट टर्म लिविंग द प्लेस, ठीक है। जैसे कि केरला के लोग अगर दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, दूसरे रीजन में जा रहे हैं फॉर फॉर यू नो फॉर पर्पस ऑफ वर्क, फॉर स्मॉल पर्पस, फॉर स्टडी, फॉर वर्क वीजा, राइट, ठीक है। तो पॉपुलेशन मोबिलिटी मींस शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन ऑफ लिविंग पर्टिकुलर प्लेस। ओके। सो इट हैज कंसिडरेबल एक्सपर्टीज इन मरीन बायोलॉजी, हेल्थ केयर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। केरला ने इतना अच्छा डिजिटली इंक्लूसिव बनाया है अपनी स्टेट को कि ड्यूरिंग लॉकडाउन यहाँ की एजुकेशन प्रैक्टिसेस में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। सो केरला was India's first digital state with the highest share of households with the personal computers and internet connections, right? तो मोबाइल फोन पेनिट्रेशन और डिजिटल लिटरेसी जो है केरला की काफी हाई है। इसलिए ड्यूरिंग लॉकडाउन जो डिजिटल डिवाइड था हमें वो केरला में ज्यादा देखने को नहीं मिला, राइट। डिजिटल डिवाइड मींस कि अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में जो मोबाइल फोन पेनिट्रेशन, जो इंटरनेट कनेक्शन पेनिट्रेशन है वो कितना ज्यादा है। ओके। तो केरला में काफी ज्यादा डिजिटल एजुकेशन, डिजिटाइजेशन को प्रमोट किया जाता है। सो दैट्स द रीजन वहां पे एजुकेशन और लिटरेसी रेट भी ज्यादा हाई है। Even the Public Affairs Index 2020 ranked Kerala as the best governed large state in 2019. So आप मेरे को कमेंट में बताएंगे what are large state, what are small states. Okay, डिफरेंस बताएंगे इसमें आप। अब तीन हो गए क्वेश्चन, पहला HDI इंडिकेटर्स, दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी और तीसरा कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स, राइट। So on the basis of 50 indicators reflecting equity, growth and sustainability. तो इसलिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स ने बताया केरला इज द बेस्ट गवर्न्ड लार्ज स्टेट। ओके। इट हैज रिच इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। रिच इकोलॉजी कैसे? मुन्नार फॉर एग्जांपल, मुन्नार के अगर हम लोग देखें, मुन्नार हैज टी एस्टेट्स। ओके। इट हैज बैक वाटर्स, इट हैज बीचेस, इट हैज जंगल्स, so it has rich ecology and biodiversity. So despite of having all these things, अभी इस ऑथर में इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि हमें इकोलॉजी और डिजास्टर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है स्टेट तो हमें उसकी इकोलॉजी को प्रोटेक्ट भी करना उतना ही जरूरी है। फाइन। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बिफोर केरला? दीज आर द प्रॉब्लम्स, these are also very crisp points which you can use in your answers. Okay, so low employment. So मैंने आपको पीछे बताया कि it has 9th highest per capita income. Okay, but it has low employment rate at 9%, much higher than the 6% national average. So low levels of food intake. क्यों? क्योंकि यहाँ पे high level of alcoholism है, तो यहाँ पे जो food intake है वो काफी कम है। लो इनकम स्टेट पे प्रिवेल करती है। इट हैज नेशंस वर्स्ट सुसाइड रेट, हाईएस्ट डेथ रेट फ्रॉम कोविड-19। अब फूड इनटेक कम है तो मींस जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं बॉडी में कम जाएंगे। हाई लेवल ऑफ अल्कोहलिज्म है, तो ऑफ कोर्स जो डिजीजेस हैं एसोसिएटेड बॉडी के साथ वो बढ़ेंगी, तो इसलिए वहां पे हाई डेथ रेट देखने को मिला ड्यूरिंग कोविड-19। केरला's ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे कंट्री का एक जीडीपी होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे स्टेट का जीएसडीपी होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो कि हमें कम देखने को मिला ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। ओके। तो अब अगर हम लोग ये देखेंगे कि अगर यहाँ का जीएसडीपी कम है तो यहाँ का फिजिकल डेफिसिट भी हाई होगा। तो फिजिकल डेफिसिट इसका 4% है, मतलब कि इसका जो जो स्टेट है वो डेफिशिएंसी जो है उसके रेवेन्यूज की वो 4% है। वर्स्ट इफेक्टेड बाय फ्लड्स, ये तो हम लोग हर देखने को मिलता है, हमें हर साल देखने को मिलता है। डिजास्टर फ्लड जैसे आए थे 2018 में, तमिलनाडु और केरला में काफी ज्यादा फ्लड्स देखने को मिलते हैं। तो दैट्स द रीजन we have to think about revitalizing the model of Kerala when it comes to ecology and disasters. So what needs to be done? The Kerala model needs to be revitalized by smarter socio-economic investments, attention to good governance practices and the far better stewardship of the environment. तो governance practices को हमें improve करना है when it comes to environment, जैसे कि city planning, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम्स,
ओके, तो ऐसे चीजों को हमें इंप्रूव करना है, ऐसी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करना है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच रखती हो। Kerala can be developed as a knowledge economy by improving the quality of higher education and vocational training to meet the requirements of modern workforce and to build on success in tourism and hospitality services. No doubt, Kerala is also doing very well in all these things, but we have to improve all the, ठीक है, there is always a room for improvement. So अगर हमें कुछ चीजों को सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैटर करना है, तो हमें केरला को एक नॉलेज इकोनॉमी की तरह उसको हमें देखना चाहिए. There is a need to focus on the quality as well as quantity of health and education, right? Basic education should continue to be the priority, which is already Kerala has, but it is higher education that presents a pivotal opportunity on the global stage. केरला ने अपने हमेशा से अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन थी, जो अपनी स्कूल एजुकेशन थी, उस पर काफी फोकस रखा, लेकिन कई हद तक निग्लेक्ट की गई वहां पे हायर एजुकेशन. क्यों? क्योंकि वहां पे प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा अलाउड नहीं किया बाहर की स्टेट्स के. जैसे अगर हम लोग गुड़गांव, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इनकी बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन है व्हेन इट कम्स टू हायर एजुकेशन. बट केरला में इतना एक ग्लोबल स्टेज पे नहीं देखने को मिलता इतना हायर एजुकेशन प्रैक्टिसेस. तो दिस नीड्स टू बी थिंक अबाउट. ओके, व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, serious gaps in the health system need to be eliminated. There is a need to involve institutions building on states, grassroots organizations, participatory governance, and a free press. Free press is also a very big issue here. केरला में फ्री प्रेस का काफी ज्यादा प्रॉब्लम है अभी भी. तो केरला नीड्स टू बी मोर एजिल इन पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड डेवलपिंग लोकल सेल्फ डिलीवरी सिस्टम. अब हम लोग देखेंगे फ्लड्स और डिजास्टर के बारे में. तो एक माधव गाडगिल कमेटी अपॉइंट की गई थी जिसने ये बताया कि देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल पॉपुलेशंस. अब केरला जो है वो लाई करता है वेस्टर्न घाट्स के रीजन में. अब वेस्टर्न घाट्स में क्या है कि फॉरेस्ट हैं, रिवर्स हैं, एसोसिएटेड बायोडाइवर्सिटी है, कोस्टल रीजन्स हैं, फ्लड प्लेन्स हैं, ठीक है. तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक फुल प्रूफ और एक होलिस्टिक प्लान चाहिए. So the ecological disaster across Western Ghats need to be confronted and investments made to repair forests, river system, water bodies and floodplains. The state needs a bold program of forest restoration, okay, in the lines of COP26, okay, and Kerala urgently needs to revive its network of rivers. Sand mining has to be stopped for restoring riverbeds, okay, for periodic release of water from the dams. फ्लड्स को चेक करने के लिए हमें पीरियोडिक रिलीज करना पड़ेगा डैम से वाटर. हमें सैंड माइनिंग को रोकना पड़ेगा, राइट? सैंड माइनिंग को रोकना पड़ेगा. हमें हमारे जो रिवर बेड्स है उनको हमें रिवाइव करना पड़ेगा. तब जाके वहां पे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो नीड टू इम्प्लीमेंट बेटर वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज. तो ये पॉइंट जो है अगर हम लोग अपने आंसर्स में अगर हम लिखते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड फॉर ऑल ऑफ अस. So what is the way forward? Way forward में सीधा है, need to be revitalized. Okay, fine. So now third article, it's time to take a relook at privatization. अब वीडियोस काफी लंबी में समझाते समझाते और काफी ज्यादा कंटेंट होता है तो थोड़ी लंबी हो जाती है. सो प्लीज अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप करना है तो हमारे नीचे जाके टाइमलाइन दिया है. अब जो आर्टिकल पे आपको ज्यादा फोकस करना है या जो आर्टिकल को आपको समझना है वहां से उस पर नेविगेट कर सकते हैं. फाइन. सो इस आर्टिकल में बात की गई है कि अभी रिसेंट प्राइवेटाइजेशन बहुत हुई, पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को लेके, मेजर गवर्नमेंट कंपनीज को लेके. ओके, सो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि हमें प्राइवेटाइजेशन से ज्यादा हमें डिसइन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए. अब इन दोनों में फर्क क्या है इस स्लाइड पे मैंने नहीं लिखा पर मैं आपको बताऊंगा. प्राइवेटाइजेशन मतलब जब जो मेजर होल्डिंग पार्टनर है किसी कंपनी का वो प्राइवेट सेक्टर हो जाए, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी का 51% मिनिमम स्टेक किसी प्राइवेट कंपनी को चले जाता है तो वो प्राइवेटाइजेशन हो जाती है. डिसइन्वेस्टमेंट मींस सेलिंग सम स्टॉक, सम इक्विटी, ठीक है, सम स्टेक टू अ पर्टिकुलर कंपनी कि आप इसको ऑपरेट करो, मैनेज करो. तो प्राइवेटाइजेशन पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है. यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट में सिर्फ मैनेजमेंट ट्रांसफर होती है. ओके,
डिसइन्वेस्टमेंट में पर्टिकुलर एक छोटी सी इक्विटी 10%, 20%, 25% जितना भी है वो दिया जाता है। प्राइवेटाइजेशन में ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। अब एक हम लोग इस आर्टिकल में एक और चीज देखेंगे, फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट मतलब कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया और कितना कमाया, ठीक है। अगर खर्चा ज्यादा किया कमाने से ज्यादा तो मतलब वो उसका नेगेटिव में है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। अगर गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट 100 है और गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया 130 रुपए का, तो मतलब उसका डेफिसिट कितना चल रहा है अभी, 30 रुपए। तो दिस इज द फिस्कल डेफिसिट। तो अब गवर्नमेंट क्यों करती है प्राइवेटाइजेशन? 3 वजह। पहला, लॉस मेकिंग पीएसयूज को देती है ताकि वो अच्छे से रिकवर कर सके। दूसरा, अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। लेकिन इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि हम लोग अगर प्राइवेटाइजेशन को दोबारा से रीलुक करें, उसको दोबारा से देखें और दूसरी कंट्रीज से अगर हम लोग प्रेरणा लें, उनके मॉडल को समझें, तो हमें ये देखने को पता चलेगा कि डिसइन्वेस्टमेंट इज बेटर देन प्राइवेटाइजेशन। Okay, so the time has come to take a relook at privatization. Simply pursuing this path while utilizing such proceeds for loan write-offs or populist giveaways in the election cycle will not do. अब अभी इलेक्शन का टाइम है तो गवर्नमेंट क्या किया कि एयर इंडिया का लोन राइट ऑफ कर दिया, एसबीआई के लोन राइट ऑफ कर दिए। आज एसबीआई ने सॉरी कई कई मेजर कॉर्पोरेट के लोन राइट ऑफ कर दिए। तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली इलेक्शन में तो बैलेंस शीट अच्छी देखने को मिलेगी, बट इट्स नॉट अ बेटर वे। हमें अगर डिसइन्वेस्टमेंट का रूट लें तो वो ज्यादा सही रहेगा। ओके, सो इंडियाज फिस्कल डेफिसिट इज इन फाइनेंशियल ईयर 2022 इज एक्सपेक्टेड टू बी 6.8% ऑफ द जीडीपी। अगर हम लोग स्टेट्स का भी डेट इंक्लूड कर ले तो 12.7% ऑफ द जीडीपी। ये बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। जो हमारी सरकार है उसका 6.8% है जीडीपी का डेट, और अगर हम स्टेट्स का भी ले लें तो 12.7% ऑफ द जीडीपी, विच इज क्वाइट हायर, एंड दिस शॉर्टफॉल इज ग्रोइंग एवरी ईयर। ओके, प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ पैनेशिया, मतलब प्राइवेटाइजेशन ही सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं है। वो कैसे? अगर फॉर एग्जांपल हम ये देखें कि ब्रिटिश ने जब प्राइवेटाइजेशन की थी, बहुत फेमस रहा है ब्रिटिश की प्राइवेटाइजेशन, ब्रिटिश ही है जिसने प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट की। तो उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज, ब्रिटिश गैस और रेलवेज को प्राइवेटाइज किया, तो उन्होंने देखा कि कोई भी सिस्टमैटिक डिफरेंस आया नहीं। और ये जो परफॉर्मेंस है, ये इवन की ज्यादा मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं इसके व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग कंट्रीज। लाइक जैसे बीएसएनएल और हिंदुस्तान जिंक जब इंडिया ने प्राइवेटाइज किया था तो इतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे, लेकिन जब ग्रोथ हुई, कंट्री में ग्रोथ होना शुरू हुई, जब अच्छे मॉडल्स उनको मिले, जब प्राइवेट प्रमोटर्स मिले, बेटर बिजनेस साइकिल मिला जो कि एक गवर्नमेंट भी दे सकती थी, तब जाके उसकी ग्रोथ हुई। राइट, पोस्ट प्राइवेटाइजेशन ग्रोथ हुई, बट बेटर बिजनेस मॉडल, बेटर प्रमोटर्स मिलने के बाद। तो इसका क्या मतलब है? द डिफरेंस इन अ पीएसयू's परफॉर्मेंस एंड द एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू is simply because of government's apathy। मतलब गवर्नमेंट की अपनी लेजीनेस की वजह से, गवर्नमेंट के अपने लैक ऑफ एंथुजियाज्म की वजह से एक पीएसयू की परफॉर्मेंस जो है वो रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं बन पाती। तो प्राइवेटाइजेशन एज ए पॉलिसी has failed to raise a significant funds and actual receipts from disinvestments and has always fallen short of targets। ये एक डेटा है जो ये दिखाता है कि प्राइवेटाइजेशन ही हमेशा एक अप्रोप्रिएट रूट नहीं है जिससे कि हम लोग रेवेन्यूज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। गिवन सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स, इंडिया's ability to privatize firms will continue to be slow in the future। So what is the problem? First problem is जो हमने देखी। Second is interest rate is rising, so this is not the right time to privatize। जब बैंक्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ओके, जब रिटर्न रेट कम हो रहे हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, सो इट इज नॉट द राइट टाइम टू प्राइवेटाइज। चैलेंज ऑफ वैल्यूएशन, जब कोई कंपनी सही से परफॉर्म नहीं करती तो उसकी वैल्यूएशन जो है वो कम हो जाती है और गवर्नमेंट उसको कम पैसों में ही प्राइवेटाइज कर देती है। So there are serious social consequences with privatization, ठीक है। For example, privatized PSUs is always considered as a employment generator। अब जब प्राइवेट फर्म आएगी वो अपने तरीके से वहां पे एम्प्लॉयमेंट लाएगी, या तो वो मोस्टली टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन हो जाती है, कभी कभी वो रोबोटिक्स ड्रिवन हो जाती है, एआई ले आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ले आते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट की जो वहां पे बात है उस पे यहाँ पे सवाल उठ जाता है। हेंस a push
फॉर प्राइवेटाइजेशन इज ए पुश फॉर मास लेऑफ्स इन ए पीरियड ऑफ लो जॉब क्रिएशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो मेजर कंसर्न जो है वो पब्लिक एसेट्स के साथ मतलब इस तरीके से हमें नहीं खेलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ पब्लिक एसेट्स इन सिलेक्टेड प्राइवेट हैंड्स is also a medium term concern. For example, telecom has only 3 players left. It will increase higher usage fees, inflation and a loss of strategic control. अगर हम लोग टेलीकॉम की बात करें तो गवर्नमेंट ने अपने जितने भी थे BSNL फॉर एग्जांपल सोल्ड आउट कर दिया। ओनली गवर्नमेंट इज हैंडलिंग BSNL, बाकी सिर्फ 3 प्लेयर्स बचे हैं। तो यूसेज फीस कैसे कैसे वो अपने प्लान्स की प्राइसेस इंक्रीज करते हैं, वो सारा 3 प्लेयर्स अब मिलकर डिसाइड करते हैं। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? Empirical evidence highlights that stake sales are considered to be a preferred route. Stake sales मतलब कि disinvestments. So this is always considered as a preferred route as it gives time to ensure price discovery, allowing improved performance to raise valuations over time. तो अगर अभी इंटरेस्ट रेट राइज कर रहा है, वैल्यूएशन कंपनी की कम है, तो इतनी जल्दी किसी भी PSU को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। हमें अभी डिसइन्वेस्टमेंट रूट करके उसके थोड़े से स्टेक सेल कर देने चाहिए। उसके बाद जब उसकी कंडीशन सही हो जाए तब हमें उसकी वैल्यूएशन पे सही दाम पे उसको प्राइवेटाइज करना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना का अगर हम लोग ग्रोथ रेट देखें PSU का, तो चाइना में बहुत अच्छी PSUs परफॉर्म कर रही हैं। कैसे? क्योंकि चाइना गवर्नमेंट ने गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में चेंजेस लाए, लीडरशिप में चेंजेस लाए और मर्जर्स और एक्विजिशंस में चेंजेस लाए अपने। तो इस तरीके से उन्होंने अपने जो प्राइवेटाइज थे, जो लॉस मेकिंग PSUs थे, उनको उन्होंने ग्रोथ मेकिंग PSUs, प्रॉफिट मेकिंग PSUs में कन्वर्ट किया। फाइन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद 11th February 2022। सो इस लोकल जॉब लॉस दैट रेज कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हॉट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू प्रैक्टिसेस एज वेल एज आंसर राइटिंग। ओके, ये प्लीज इस आर्टिकल को ध्यान से और इस आर्टिकल के जितने भी प्रोविजंस हैं उसके प्लीज ध्यान से नोट्स बनाएं। राइट? इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर सबवर्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर? तो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर समटाइम्स it works in the favor of chief minister's office, sometimes it works against the chief minister's office। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर के बारे में यहाँ पे काफी अच्छे प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो अच्छा टॉपिक है। हमें पॉलिटी को लेके, हमें पॉलिटिकल साइंस को लेके, हमें IGP के पार्ट को लेके काफी इसमें सीखने को मिलेगा। थर्ड आर्टिकल इज एन MSP स्कीम टू ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, जो इस टाइम इसको बजट में एलोकेशन मिला है उसके बारे में ये आर्टिकल है और काफी अच्छा है, हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। फाइन। So let's move with our first article, local job laws that raise constitutional questions। Okay, तो अब इस आर्टिकल का थीम क्या है कि अगर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए आउट ऑफ द स्टेट सिटीजन्स को किसी भी स्टेट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हरियाणा रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि 75% ऑफ लोकल जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी होंगी वो लोकल रेजिडेंट्स के लिए होंगी। सो वेदर इट गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ बीइंग वन नेशन और नॉट, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इससे हर्ट होते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या हेयरिंग है। ओके, तो ये सब इस चीजों में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये आर्टिकल डील करता है प्राइवेट सेक्टर और रिजर्वेशन के साथ। फाइन, क्योंकि हरियाणा जो रिजर्वेशन एक्ट है इट इज अबाउट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, ये आर्टिकल डील करता है कि रिजर्वेशन गिवन सोडली ऑन अकाउंट ऑफ रेजिडेंस और डोमिसाइल, कि रिजर्वेशन हम सिर्फ रेजिडेंस और डोमिसाइल के आधार पर दे सकते हैं। थर्ड, तो ये आर्टिकल किसको हैम्पर हुआ? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को। राइट? और थर्ड, 50% कैपेसिटी, 50% लिमिट टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वालिटी। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 50% से ज्यादा अगर आप रिजर्वेशन दोगे तो इट विल एक्ट एज अ रिवर्स रिजर्वेशन, इंदिरा साहनी केस। तो ये सारे हम लोग प्रोविजंस, ये सारे केसेस हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट, ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने ये कहा कि 75% जितनी भी लोकल जॉब्स हैं प्राइवेट सेक्टर में वो लोकल रेजिडेंट्स के लिए रहेंगी, मतलब वो हरियाणा के स्टेट के रहने वाले लोगों के लिए ही रहेंगी। अब हुआ क्या, ये एक्ट जो है ये उन लोगों के लिए है दैट पेज अप टू ₹30,000 पर मंथ, मतलब मोस्टली जिनकी सैलरी 30,000 से कम है उनके लिए ये एक्ट अप्लाई होगा।
employers have to register all such employees on the digital as well as designated portal. और गवर्नमेंट कोई सारी इंडस्ट्रीज एग्जेम्प्ट कर सकती है, फॉर एग्जांपल न्यू स्टार्टअप्स, न्यू आईटी कंपनीज, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट लेबर, फॉर एग्जांपल सर्टेन कंपनीज, ओके। लेकिन इशू ये है कि ये जो लॉ जो हरियाणा गवर्नमेंट ने पास किया, ठीक है, ये सवाल उठाता है ऑन द कंसेप्शन ऑफ इंडिया एज अ नेशन। ये सवाल ये है। तो ऑलरेडी पिटिशन फाइल की गई है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। तो अभी तक जब तक इसकी केस इसको नहीं हेयरिंग मिल जाती तब तक ये केस का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन मोड पे ही है, तब तक ये केस अप्लाई हो रहा है। जब इसको सुनवाई मिल जाएगी, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की इसमें जजमेंट्स आ जाएंगी, उसके बाद अलग बात है। लेकिन अब तक ये जो इशू है वो राइजिंग इशू है। नाउ द थिंग इज हाउ द एक्ट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। पहला आर्टिकल, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, जो कि गारंटी देता है हमें, एक ऐसी फंडामेंटल राइट है जो ये कहती है इट्स अ फ्रीडम टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ओके। अब हमें ये भी पता है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, तो इट हैज सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। पहला, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड इन पर्टिकुलर स्पेसिफाइंग कैटेगरी, जहां पे गवर्नमेंट की मोनोपोली है वहां पे गवर्नमेंट इस फंडामेंटल राइट को थोड़ा सा कटेल कर सकती है। लेकिन ये एक्ट बाय रिक्वायरिंग प्राइवेट बिजनेस टू रिजर्व 75% ऑफ लोअर एंड जॉब फॉर लोकल्स एनक्रोचेस अपॉन देयर राइट टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन। अब कोई भी अगर छोटी कंपनी है, अगर उसको 75% रिजर्व करनी पड़ी जितनी भी जॉब्स हैं, राइट, लोकल्स के लिए, तो इट विल हैम्पर हिज फंडामेंटल राइट which gives him guarantee to carry out any occupation, trade or business। पहली फंडामेंटल राइट यहां पे वायलेट हुई। दूसरी, ये एम्प्लॉयर के लिए थी, राइट, ये होगी एम्प्लॉय के लिए। अब इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब अगर विद इन द स्टेट जॉब्स जो है वो 75% लोकल को मिल रही हैं, तो बाहर के लोगों को क्या हुआ, उनको उनकी जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी थी वो अफेक्ट हुई, यहाँ पे दूसरी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई। जबकि इस लॉ की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी है, ये हम पढ़ेंगे। इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेवरल ग्राउंड्स, right, on the issue including place of birth and residence. However, it permits parliament to make law that require residence within a state for appointment to a public office। तो पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकता है कि रेजिडेंस एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसी भी पब्लिक ऑफिस, रेजिडेंस एंड पब्लिक ऑफिस, तो पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट नहीं बना सकता। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैसे वायलेट हुआ? दिस enabling provision is for public employment and not for private sector jobs, and the law needs to be made by parliament and not by the state legislature। तो ये भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई, ओके। कैंडिडेट टू एससी कॉन्ट्राडिक्ट टू सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ 50% रिजर्वेशन कैप। अब इंदिरा सहानी केस जो कि 1992 का था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन पे कैप लगा दी थी इन पब्लिक सर्विसेज एट 50%, ओके, 50% पे कैप लगा दिया था। However, it said that there may be extraordinary situation which may need a relaxation in this rule, so it affects equality। The Haryana Act is for all residents of the state irrespective of caste। तो अगर रिलैक्सेशन इसमें दी थी तो वो कास्ट पे आधार पे दी थी, कास्ट और फार फ्लंग रिमोट एरियाज के SC एंड ST, नॉट on the basis of not on the basis of residence, okay। So the Haryana Act is for all residents of the state irrespective of caste, but it breaches the notion of equality of all citizens of India। Haryana Act is about private sector employment। Any reservation requirement imposed on the private sector should not be higher than the limits on the public sector। तो जब 50% इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन पे कैप लगाया है 50% का, तो प्राइवेट सेक्टर उससे ज्यादा रिजर्वेशन देना वो एक वायलेशन ही है, ओके। So what are the court judgments? In 2002, in the TMA Pai Foundation case, Supreme Court ने ये कहा कि private educational institutions have autonomy in their administration and management। Okay, private educational institutions जितने भी हैं उनको autonomy रहती है in their administration and management। कोई भी state government या state legislature उन्हें force नहीं कर सकता कि वो administration कैसे चलाएं, management कैसे चलाएं।
In 2005 PA Inamdar case, it said that reservation cannot be mandated on education institutions that do not receive financial aid from the state. अगर कोई fully private institution है जो कोई भी aid नहीं लेता किसी की state से, तो वो अपनी पूरी की पूरी ऑटोनॉमी रख सकता है और रिजर्वेशन उस पे वो रिजर्वेशन दे अपने इंस्टीट्यूशन में या नहीं दे, वो उस पे फोर्स नहीं की जा सकती. ओके. 2005 में कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू अलाउ रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. ये प्लीज ध्यान से देखिएगा, फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड SC/ST क्लासेस, राइट. कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ की रिजर्वेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड ST/ST. ओके. अब ये नोट प्लीज ध्यान से देखना, ये जो अमेंडमेंट थी ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे थी, ना कि प्राइवेट सेक्टर जॉब्स पे थी. ओके. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में थी, जो बच्चे जाएंगे वहां पे पढ़ने उनके लिए रिजर्वेशन है, ना कि एम्प्लॉइज के लिए है. तो ये एक इंपॉर्टेंट हमें जजमेंट देखने को मिली. अगेन इन 2002 सुप्रीम कोर्ट ruled that preference given to applicants from a particular region of Rajasthan for appointment as a government teacher was unconstitutional. तो एक हरियाणा एक्सक्यूज मी राजस्थान में एक बिल पास हुआ था जिसमें गवर्नमेंट टीचर्स को जॉब देने को कहा था बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस, क्योंकि वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशनल ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था. और ये प्लीज लाइन ध्यान से देखिएगा, इट सेड दैट रिजर्वेशन कैन बी मेड फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस बट दिस कैन नॉट बी सोलली ऑन अकाउंट ऑफ रेजिडेंस और डोमिसाइल. तो ये एक हमें ध्यान से देखना होगा. 1995 का अगर हम लोग केस देखें आंध्र प्रदेश में, तो वहां पे ये कहा गया था कि जो कि तेलुगु मीडियम में पढ़े हैं उनको प्रेफरेंस दी जाए, लेकिन इसको भी स्टक डाउन कर दिया था क्योंकि इट एक्ट्स एज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मोस्ट मेरिटोरियस कैंडिडेट्स. अब जैसे मैंने आपको बताया इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन कर दी थी पब्लिक सर्विसेज में एट 50%. इट हाउएवर सेड दैट देयर मे बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. तो अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में भी एक रिजर्वेशन हुई थी जो कि मराठास के लिए रिजर्वेशन देने को कह रहे थे, बट अगेन इट वाज ब्रीचिंग द 50% लिमिट और वो भी हमें स्टक डाउन कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, ये कह के कि it stated that 50% limit is to fulfill the objective of equality and that to breach the limit is to have a society which is not founded on the equality but on caste rule. तो हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी चाहिए, कास्ट रूल नहीं चाहिए. हमारी किसी भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में इक्वालिटी चाहिए. वैसे तो मेरिटोरियस की ज्यादा इक्वालिटी होनी चाहिए बट कास्ट रूल नहीं होना चाहिए. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने काफी बैलेंस करके जो थी अपनी जजमेंट्स दी थी. एंड इकोनॉमिक implications ऑन सच पॉलिसीज of course increases cost for companies. There may be an increase in income inequality across states as citizens of poorer states with fewer job opportunities are tapped within their states. There may also be serious consequences to the idea of India as a nation. तो अब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल अगर एडजॉइनिंग स्टेट है हिमाचल, वहां के अगर बच्चे हरियाणा में नहीं जा पाए जॉब्स लेने के लिए, तो हिमाचल अगर फॉर एग्जांपल पोर स्टेट है, अगर हम ये एज्यूम करें कि हिमाचल अगर पोर स्टेट है, तो उसकी एडजॉइनिंग स्टेट में अगर एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी तो काफी ज्यादा जो है वो क्रॉस बॉर्डर जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगी और एडजॉइनिंग स्टेट्स भी हैम्पर करेंगी. ओके. सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अगेन, India as a one nation with all citizens having equal rights to live, travel and work anywhere in the country. These states go against the vision by restricting the right out of state citizen and find employment in the state. तो इसके प्लीज आप नोट्स बनाएंगे, ये आप यूज कर सकते हैं when it comes to question like this. ये आपने स्पेशली फ्रेम किया है, अच्छा कंक्लूजन है, आप इसको प्लीज यूज करें. Now an article based on the office of governor. तो जब भी कभी डिस्कशंस डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली बिटवीन डिफरेंट हायर इंस्टीट्यूशंस, तो सेक्रेटरेट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव या तो पार्लियामेंट एक डिस्कशन पैनल बिठाता है इस ऑनगोइंग टसल को खत्म करने के लिए, सो दैट कि स्टडी कर सके कि टसल हुई क्यों, इशू को केस स्टडी के दौर पे नोट डाउन किया जा सके. तो इसका थीम ये है कि रेगुलर डिस्कशंस आर द बेस्ट वे टू रिजॉल्व डिफरेंस. आर्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड रेगुलर डिस्कशंस, ओके, टू रिजॉल्व
डिफरेंसेस बिटवीन गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स। अब गवर्नर जो है स्टेट का, इट एक्ट्स एज अ नॉमिनल हेड, मतलब रियल हेड जो है स्टेट का वो चीफ मिनिस्टर है, बिकॉज ही इज एन इलेक्टेड मिनिस्टर, ओके, एंड गवर्नर इज एन अपॉइंटेड person, so he is a nominal head of the state, but the real head is the chief minister. So कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि डील करते हैं विद द ऑफिस ऑफ गवर्नर। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 153 डील्स विद द अपॉइंटमेंट, okay, article 157 and 158 deal with the eligibility requirements, term. Now the important article which we need to focus upon in this article is article 163, जो कहता है गवर्नर इज बाउंड by the advice of the council of ministers of the state. So remember the word bound, okay, bound by the aid and advice. तो रिसेंट कन्फ्रंटेशंस क्या थी बिटवीन गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट्स की, वो हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में गवर्नर रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर रिकमेंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, पहली, ओके। यहाँ पे ये देखने को मिला था कि गवर्नर इज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। सेकंड, केरला, the state governor, having reappointed the vice chancellor of Kinnoor University in accordance with the law, made an allegation that he was under pressure from the government to reappoint the vice chancellor. तो ये भी एक इशू है। थर्ड इज तमिलनाडु, जैसे तमिलनाडु के गवर्नर जो है उन्होंने रिटर्न कर दिया था नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का बिल जो था, नीट बिल जो था, पास किया था तमिलनाडु असेंबली ने, और वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन वेस्ट बंगाल गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। सो व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नर, क्या रोल है गवर्नर का हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 163 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये जैसे मैंने आपको बताया, राइट, गवर्न जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, इट रन्स ऑन द नेम ऑफ गवर्नर, बट who is the real head? Chief minister is the real head. The real power that is exercises is with the elected wing। जो कैबिनेट है स्टेट गवर्नमेंट की, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है स्टेट के, असली पावर जो है वो उनके पास है। गवर्नर इज अ जस्ट अ नॉमिनल हेड। So the role of the governor is like that of the president, which is only nominal. Though governor has more powers when it comes to the consent of the bill, गवर्नर के पास काफी ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, लेकिन जो असली पावर्स होती हैं स्टेट में वो एक इलेक्टेड विंग यानी कि असेंबली के पास होती है। सो इन केस ऑफ गवर्नर फाइंड्स लेजिस्लेशन ऑब्जेक्शनेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि कोई बिल ऐसा पास हो रहा है स्टेट में जो कि वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या ऑब्जेक्शनेबल है एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो वो बिल होल्ड कर सकता है। ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो बिल होल्ड करेगा वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, ठीक है। तो कुछ पावर्स जो है वो गवर्नर के पास ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट। तो ये प्लीज आप इसका पॉलिटी का जो गवर्नर वाला चैप्टर है इसको प्लीज अच्छे से स्टडी करना। सो as the governor is a nominal head of the state, cannot have a view different from the elected government or at least express it publicly। तो वेस्ट बंगाल का एक जो टसल जो है, प्लीज आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि व्हाट इज द ऑनगोइंग टसल बिटवीन द वेस्ट बंगाल गवर्नर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नर, ये आप कमेंट में बताएंगे मुझे। So in case of Tamil Nadu, if there is an issue of repugnancy, the governor has to flag it and place it before the president, but should not return it in any way। Okay, तो अगर कोई गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में कोई टसल है तो उसको डिस्कशन, रेगुलर डिस्कशन करके उसको सॉल्व करना चाहिए। ओके, या तो उसको प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए भेज देना चाहिए। So how to handle the difference of opinion between the chief minister and the governor? तो बी आर अम्बेडकर साहब का एक कोट था, the fault is not with the constitution but with the those who run it। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है when it comes to your, जब आप कुछ फ्रेज लिख सकते हैं अपने आंसर में, राइट। So how to handle the differences? They both can have different perspectives but should maintain the dignity of their constitutional positions. Both belong to higher constitutional office, so they have to maintain the dignity of their constitutional provisions. It has been seen that the governor and chief ministers on social media openly expressing
disagreement with each other. हमने पिछली स्लाइड में देखा कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो रेगुलर डिस्कशंस बिटवीन द ऑफिस मीटिंग्स होनी चाहिए. पब्लिकली रेज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज दीज आर ऑफिसेज ऑफ हाई डिग्निटी. The consultation between the governors and CM should be serious, and in case of any conflict, the elected government should prevail. ये हम जानते हैं. अगर कोई confliction है between the governor and the CM, तो elected government should prevail according to the constitution. ठीक है. So sometimes, as it may be possible that the governor and people are on the same view as expressed by the former president K.R. Narayan, that along the grain of a commonly held view. ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, along the grain of a commonly held view, क्योंकि कई कई बार हम देखते हैं कि गवर्नर और लोग जो है, जो जनता है स्टेट की, उनका व्यू सेम है. बट इवन इन मैटर्स में भी जो हेड ऑफ द गवर्नर, but even in these matters, governor should not talk over the head of government or behind the government to the people. इन सिचुएशंस में भी जो गवर्नर है उसको गवर्नमेंट से हटके या गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात नहीं करनी चाहिए, राइट. जो भी प्रॉब्लम है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस करके ही अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो प्रेस रिलीज है वो देना चाहिए. ठीक है. द बेस्ट वे टू रिजॉल्व डिफरेंसेस इज थ्रू अ डिस्कशन. तो एक इशू आपको जरूर इसमें फील होगा कि गवर्नर जो है वो कई बार जब ये देखता है कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज बीन ब्रोकन डाउन, तो गवर्नर प्रेसिडेंट को लिख सकता है कि यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जब गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में टसल है तो प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल क्यों नहीं लगा दिया जाता. तो वो टसल is an administrative tussle, right? Not a constitutional breakdown. तो जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन आएगा तब इस चीज की नौबत आएगी. ठीक है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्ड कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर फॉर द हेल्दी डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स ऑफ अ स्टेट. सो द डिफरेंस बिटवीन द टू हेड शुड बी रिजॉल्व प्राइवेटली. इस आर्टिकल का बेसिकली थीम ये था कि पब्लिकली रेज नहीं होनी चाहिए बिटवीन द टू ऑफिसेस, क्योंकि ये दो ऑफिसेस जो हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी बहुत ज्यादा हाई है, तो फेडरल स्ट्रक्चर पे इस पे इम्पैक्ट पड़ता है. तो अगर कोई भी ऐसी डिस्कशन है तो वो प्राइवेटली होनी चाहिए, राइट. सो द कोर्ट हैव displayed a tendency to keep the issue pending like article 370. So the court should quickly resolve such constitutional matters. ये आर्टिकल 370 के बीच में ये इन्होंने लाया है कि कोर्ट्स को भी अभी 370 का आर्टिकल की जो जजमेंट है वो भी पेंडिंग है बिफोर सुप्रीम कोर्ट. तो उस वजह से भी गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट, जो प्रीवियस स्टेट गवर्नमेंट थी जम्मू एंड कश्मीर की, उनके बीच में भी टसल है. तो ऐसे इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट को भी जल्दी से जल्दी उनकी जजमेंट्स दे देनी चाहिए. Now an article which deals with minimum support price. अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आर्टिकल जिसका टाइटल है एन एमएसपी स्कीम टू ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर. स्कीम चाहिए हमें एमएसपी को लेके जो कि ट्रांसफॉर्म कर सके इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि इंडियन क्रॉपिंग पैटर्न. सो इसका थीम है अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लान वुड एड प्राइस स्टेबलाइजेशन, ऑफर हायर इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स एंड कोप अप विद द इनडेप्थनेस ऑफ फार्मर. जितना भी कर्जा है फार्मर्स का उन सब से भी वो डील कर सके. तो हमें एक ऐसी पॉलिसी चाहिए, एक ऐसा प्लान चाहिए. तो अब एमएसपी है क्या? एमएसपी एक ऐसा रेट है जिससे गवर्नमेंट परचेज करती है क्रॉप्स किसानों से. ठीक है. ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये कैलकुलेट होता है कि जितना भी किसानों का खर्चा हुआ है उस क्रॉप को लगाने पे प्लस 50%. फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए किसान का खर्चा हुआ है किसी क्रॉप को लगाने पे तो सरकार उसको 150 रुपए देती है. ठीक है. तो इट इज फिक्स्ड ट्वाइस अ ईयर. साल में 2 बार ये फिक्स होता है और काफी इसको लेके काफी ज्यादा डिस्कशंस हैं कि कौन कौन से क्रॉप्स इसमें चेंज होता रहता है पैटर्न की, कौन कौन से क्रॉप्स इसमें आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए. तो काफी एक डिस्कशन का मुद्दा भी है ये. सो इट इज फिक्स्ड बाय द CACP फॉर 23 मैंडेटेड क्रॉप्स ग्रोन इन बोथ खरीफ एंड रबी सीजंस. लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेता है इसका? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. तो रिकमेंड करता है CACP और फाइनल डिसीजन लेता है CCEA. तो ये एक प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट. तो अगर हम लोग बैकग्राउंड देखें इसका, तो हमने रिसेंटली फार्मर्स एजिटेशन जब चल रही थी तो तब हमने देखा कि 3 फॉर्म लॉस को फार्मर्स कह रहे थे कि रोल बैक करो. वो कौन से लॉस हैं वो आप हमें कमेंट में अभी बताएंगे,
राइट। गवर्नमेंट ने वो फॉर्म लॉस तीनों के तीनों रोल आउट कर दिए। नाउ द प्रॉब्लम इज विद द एमएसपी। इस बजट में एमएसपी को लेके क्या हलचल हुई, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है फार्मर्स पे, और कैसे एमएसपी स्कीम को रिजुविनेट करना है, वो हम इस स्कीम में देखेंगे। ओके, सो व्हाट इज द एवोल्यूशन ऑफ करंट प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। अब एवोल्यूशन कैसे हुआ करंट प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी को लेके। सो एमएसपी सर्व्स थ्री पर्पसेस। किसी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम का तीन पर्पस होता है। पहला कि प्राइस स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइज करना है प्राइस फूड ग्रेन्स मार्केट में। दूसरा, एक प्रॉपर इनकम सपोर्ट देना फार्मर्स को। और तीसरा, उन्हें कर्जे से बचाना। ओके, सो प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में चेंज होती रही विद टाइम। इंडिया में बफर स्टॉक पॉलिसी आई, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया 1995 का, जिनका एक ही मेन मकसद था कि फार्मर्स को कर्ज से बचाना, एक मिनिमम प्रोक्यूरमेंट प्राइस फिक्स करना, जिससे जो फार्मर्स हैं वो एक मिनिमम प्राइस पे अपने जितने भी फ्रूट ग्रेन्स हैं वो सेल कर सकें, और उनको एश्योर्ड उनको पैसा मिल जाए, और कंट्री में भी इनफ स्टॉक हो जाए, सो दैट कि कंट्री में भी इनफ बफर स्टॉक हो जाए, ताकि हमारी कंट्री का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी स्मूथली चलता रहे। अगर प्राइस स्टेबलाइज रहेंगे तो हमारा पीडीए सिस्टम भी स्टेबलाइज रहेगा, और मार्केट में जो होल्डर्स हैं, मार्केट में जो थर्ड मैन्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, उनका भी इंटरवेंशन कम रहेगा। ओके, अब क्या हुआ कि ये जो पॉलिसीज आई, इसने फार्मर्स को इंड्यूस किया कि टू शिफ्ट हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉपिंग पैटर्न्स ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब जब गवर्नमेंट ने एक परफेक्ट स्कीम दी एमएसपी को लेके, तो फार्मर्स ने ये कहा कि अब हमारा जो प्रोड्यूस है, हमारा फार्म जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो अब काफी हद तक सिक्योर है, सेफ है। तो उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स की तरफ ध्यान देना ज्यादा शुरू किया, ताकि हम लोग अगर ज्यादा ग्रो करेंगे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, और इससे डबल फायदे होंगे। पहला, फूड सिक्योरिटी फॉर अवर सिटीजन्स। हमारी कंट्री जो है वो फूड सिक्योरिटी की तरफ भी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत थी, वो थी इंटरलिंकिंग प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन with more centralized investment and control of each these tasks। तो प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन को लेके हमें काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ा उस टाइम पे, जब फार्मर्स ने अपने हाई यील्डिंग वैरायटीज से जो कंट्री का जो था प्रोड्यूस वो बढ़ा दिया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सो व्हाट आर द इश्यूज विद द एमएसपी। क्या इश्यूज हैं, जो करंट इश्यूज है एमएसपी के साथ, क्या है। पहला, पार्शियल कवरेज। द ग्रीन रेवोल्यूशन, राइस, व्हीट एंड शुगर, इसको लेके गवर्नमेंट ने हमेशा एक एश्योर्ड प्राइस इंसेंटिव दिए, लेकिन बाकी लेफ्ट आउट 20 क्रॉप्स जो थे, जब गवर्नमेंट फिक्स करती है अपना एमएसपी प्राइसेस फॉर अदर क्रॉप्स, तो गवर्नमेंट इतने ज्यादा इंसेंटिव उसमें नहीं देती, राइट। तो इससे होता क्या है कि क्रॉपिंग पैटर्न में काफी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जब फार्मर्स जो है वो कोर्स ग्रेन्स जैसे कि मिलेट्स, कोर्स सीरियल्स, पल्सिस, ऑयल सीड्स, ये कम लगाते हैं, और राइस, व्हीट और शुगर ज्यादा लगाते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमारा जो एरिया अंडर कल्टीवेशन था राइस और व्हीट का, वो बढ़ता गया, लेकिन कोर्स ग्रेन्स का, कोर्स सीरियल्स का, वो कम होता गया, क्योंकि फार्मर्स इवन दे आर नॉट अश्योर्ड कि हमें इसका प्राइस कितना मिलेगा, किस सीजन में मिलेगा और कितना मिलेगा। मिलेगा तो जरूर, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ये थोड़ा सा एक एश्योर्ड प्राइस इंसेंटिव नहीं है इन बीस क्रॉप्स को लेके। सो दैट इज द इशू, पार्शियल कवरेज ऑफ द एमएसपी। अब इससे क्या होगा, अगर फार्मर सारी अगर गवर्नमेंट सारे ग्रेन्स पे एश्योर्ड एमएसपी नहीं प्रोवाइड करेगी, तो अल्टीमेटली फार्मर्स वो क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि हमारी कंट्री का जो फूड सिक्योरिटी बैलेंस है वो बिगड़ेगा। अल्टीमेटली हुआ क्या, इट अफेक्ट्स डाइट पैटर्न। The left out crops were part of the diet of many people across the country were not available at the ration shops। अब राशन शॉप पे कभी कभी राइस, व्हीट और शुगर ही अवेलेबल होगा, और ये बाकी लेफ्ट आउट क्रॉप्स यानी कि मिलेट्स, कोर्स ग्रेन, पल्सेस, ऑयल सीड्स अगर नहीं अवेलेबल होंगे, तो इससे हमारी कंट्री का जो डाइट प्लान है वो ज्यादा बिगड़ेगा। और ये क्रॉप्स जो है, ओके, and almost 68% of the Indian agriculture is rain fed, and the crop grown in these regions are mostly drought resistant, nutritious and staple in the diet of poor subsistence farmer। अगर हम लोग ये बाकी क्रॉप्स जो कि रेन फेड रीजन में लगते हैं, अगर वो लगाएंगे, ओके, तो ये क्रॉप्स ज्यादा न्यूट्रिशियस होंगे, स्टेपल की तरह काम करेंगे उनकी डाइट में, और जो फार्मर्स हैं जो कि काफी माल न्यूरिश्ड फार्मर्स हैं, उनकी डाइट में भी काफी
हेल्प करेंगे। तो दिस इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द फूड सिक्योरिटी सिस्टम। तो हमें अपनी कंट्री के फूड सिक्योरिटी सिस्टम को आगे बढ़ाना है। इट अल्टीमेटली अफेक्ट्स द इकोनॉमिक कॉस्ट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोक्यूर्ड स्टॉक ऑफ राइस एंड व्हीट एट एमएसपी entails bringing the procured grains to centralized food corporation warehouses. Here they are milled, made ready for consumption and sent back to for distribution through fair ration shops, जैसे कि हमारे पीडीएस या फूड डेपोज जितने भी होते हैं। द टोटल अमाउंट इकोनॉमिक कॉस्ट वुड बी अराउंड 3 लाख करोड़। तो ये सिर्फ राइस, व्हीट और शुगर को जो ट्रांसफर करने का जो टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट आएगा, जो टोटल स्टोरेज कॉस्ट आएगा, वो 3 लाख करोड़ है। तो ये जो अगर हम लोग मिलेट्स, कोर्स, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स अगर हम लोग इनको करेंगे तो होगा क्या कि ये रेडी टू कंज्यूम फूड्स है, राइट। रेन फेड जैसी जगहों पे ये रेडी टू कंज्यूम फूड्स हैं। सो व्हाट कैन बी डन? सबसे पहली बात, प्राइजेस शुड बी चार्ज इन अ रेंज अकॉर्डिंग टू द हार्वेस्ट कंडीशन। सबसे बड़ी बात, क्योंकि एमएसपी जो है अगर हम लोग ये बोलेंगे कि 23 क्रॉप्स को कवर करें विद फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट्स, विद मोर फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट्स, तो कैसे करना पड़ेगा? हमें प्राइजेस जो है वो चार्ज करने पड़ेंगे इन अकॉर्डेंस विद द हार्वेस्ट कंडीशन। जैसे जैसे हार्वेस्ट कंडीशंस बनेगी, फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया की हार्वेस्ट कंडीशंस अलग है, साउथ इंडिया की अलग है, सेंट्रल की, वेस्टर्न की, नॉर्थ ईस्ट की अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्राइजेस को चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग सारे क्रॉप्स को कवर करते हैं। द प्राइस ऑफ सम सिलेक्टेड कोर्स ग्रेन शुड बी फिक्स्ड एट द अपर एंड ऑफ इट्स बैंड टू एनकरेज देयर प्रोडक्शन इन द रेन फेड एरियाज। ओके, अगर हम लोग ये कहेंगे कि अगर सिलेक्टेड कोर्स ग्रेन्स अगर हम उनका प्राइस थोड़ा ज्यादा हायर फिक्स करेंगे तो वो फार्मर्स को एनकरेज करेगा, स्पेशली रेन फेड एरियाज में, कि वो उसको लगाए। अब अल्टीमेटली इससे होगा क्या? इससे फार्मर्स को इनकम सपोर्ट भी मिलेगी, प्राइस स्टेबलाइजेशन भी आएगा और फूड सिक्योरिटी और अल्टीमेटली क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉपिंग पैटर्न बनेगा, जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग क्रॉप रोटेशन नहीं करते तो अल्टीमेटली सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है और हमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत भी पड़ने लग जाती है। ओके, सो वाइडर एमएसपी कवरेज विद डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म, इसका भी सेम मकसद है कि हमें फार्मर्स, नॉन फार्मर्स, हमें एक ऐसी चेन बनानी पड़ेगी, सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट कमिटीज। ठीक है, जैसे लोकल गवर्नमेंट्स जो है उसके साथ अगर हम करेंगे तो हमारा डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म भी स्ट्रांग होगा। सेकंड, थर्ड, लिंकेज ऑफ फार्मर्स विद बैंक्स। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है कि लिंकिंग सेलिंग ऑफ ग्रेन्स अंडर एमएसपी टू प्रोविजन ऑफ बैंक क्रेडिट पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल फार्मर्स। हम अगर ये नोट कर लें कि कितने फार्मर ने कितना फूड ग्रेन बेचा है अंडर एमएसपी और उसको एक सर्टिफिकेट दे दें और अल्टीमेटली वो सर्टिफिकेट उसके काम आए बैंक से लोन लेने के लिए। ठीक है, लोन लेने के लिए उसके इंटरेस्ट रेट्स कम करने के लिए, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि इंडेप्टनेस जो है फार्मर की वो कम हो जाएगी। फार्मर कर्जे में क्यों है? क्योंकि फार्मर इनफॉर्मल तरीके से लोन लेने की कोशिश करता है। अगर वही बैंक उसको सर्टिफिकेट दे देगा कि यू आर डूइंग वेल, आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो काफी स्टेबलाइज है, एमएसपी के द्वारा उसको पॉइंट्स मिले, तो वो एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। और फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का जो पार्ट बनता है वो कर्जे में कम डूबता है। फाइन। So what is the way forward? How effectively such an MSP scheme could be implemented would largely depend on the decentralizing the implementation agencies under the constitutionally mandated supervision of पंचायत। जैसे मैंने आपको बताया कि पंचायत, महापंचायत जब इन्वॉल्व होंगी, उनके सुपरविजन में जब एमएसपी स्कीम डिसेंट्रलाइज की जाएगी तो काफी ज्यादा फायदा होगा फार्मर्स को। जैसे कि यूनियन बनी है पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी में एक फार्मर्स यूनियन है जो कि बियॉन्ड कास्ट, क्लास, जेंडर है। उन्होंने ये कहा कि हम लोग एक डिसेंट्रलाइज्ड एमएसपी इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म निकालेंगे, जिससे क्या होगा, एक इफेक्टिव मोबिलाइजेशन होगी फार्मर्स के क्रॉप्स की, राइट। तो अगर ऐसा वो करते हैं, इफ दे आर डूइंग दिस, then it will be definitely beneficial for improving the income support as well as decentralization of MSP schemes to the farmers. Okay, let's start with the 12th February edition. तो इसमें एक ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि हमें यूजफुल है सिविल सर्विसेज को लेके, टेकिंग अ बाइट आउट ऑफ साइबर कैसे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है एंड व्हाई कंट्रीज आर नॉट टेकिंग एन एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू टैकल द मेनेंस ऑफ साइबर थ्रेट्स। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट।
तो आर्टिकल का टाइटल है टेकिंग ए बाइट आउट ऑफ साइबर थ्रेट। अब साइबर अटैक या साइबर थ्रेट का मतलब है क्या? तो इट इज एन एनी ऑफेंसिव मैन्यूवर दैट टारगेट्स कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेस। ओके, हमारे डिवाइस पे अगर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, कोई भी इलेजिटिमेट एक्टिविटी होती है, उसे हम लोग साइबर अटैक कहते हैं। तो इस आर्टिकल में ये लिखा है कि nations and institutions should actively prepare for a rash of cyber attacks, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसे मेजर साइबर अटैक्स हुए हैं जिसने पूरी की पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को, ऑनलाइन सिक्योरिटी को या साइबर सिक्योरिटी को बहुत ही अच्छे से थ्रेट किया है। जैसे हम लोग अगर टाइमलाइन लेंगे तो 2010 से 2021 ये वर्ल्ड के सबसे मेजर साइबर अटैक्स हैं। फॉर एग्जांपल सोलर विंड्स एंड कॉलोनियल पाइपलाइन इन द यूएस। ये सोलर विंड्स आज तक हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइबर अटैक माना जाता है, जो कि ये कहा जाता है कि इट्स रशियन बैक्ड साइबर अटैक ऑन यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज, यूएस डिफेंस इंस्टीट्यूशंस, यूएस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उन पे ये अटैक किया था। तो ये काफी बड़ा अटैक है। अगर ऐसे अटैक हो रहे हैं तो हमें इन सब की पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज ढूंढनी पड़ेंगी और हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो कि टाइम टू टाइम स्टडी कर सके, क्योंकि साइबर अटैक इट्स एन एवोल्यूशन प्रोसेस। साइबर टेररिस्ट जो हैं, साइबर जो इलीगल इलेजिटिमेट एक्टिविटीज कर रहे हैं, दे आर इवॉल्विंग एवरी डे। तो हमारे प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उतना ही स्पीड और उतना ही क्रेडिबिलिटी के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा। So, response of the countries to cyber attacks. Despite an increase in cyber threats in each succeeding year, there is no change in the method of response. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। No change in the methodology has been seen. इतने ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं, no change and no change in the methodology. अगर हम 2021 में देखें, साइबर अटैक दैट अट्रैक्टेड द मैक्सिमम अटेंशन वर सोलर विंड्स एंड कॉलोनियल पाइपलाइन इन द यूएस। अब आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि सोलर विंड अटैक कौन सा था और कॉलोनियल पाइपलाइन अटैक कौन सा था, ठीक है? तो अगर हम लोग इसकी बात करें कि व्हाट इज द इकोनॉमिक कॉस्ट टू द वर्ल्ड फ्रॉम साइबर अटैक्स, तो इट्स लाइकली टू रेंज बिटवीन 3 ट्रिलियन टू 4 ट्रिलियन डॉलर्स। ये इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा डैमेज है, जितना कि इलीगल ड्रग्स से ट्रेड नहीं होता उससे भी ज्यादा ये लॉस है वर्ल्ड को। ओके, तो of course it is more profitable to the cyber criminals but it is loss to the world. तो सेक्टर्स वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स, अब कौन से सेक्टर्स हैं जो कि ज्यादा वल्नरेबल हैं साइबर अटैक्स को? फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी जो मेजर कंपनीज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर मोर वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स। तो क्रेडेंशियल थ्रेट्स और जो थ्रेट है साइबर अटैक्स का वो मेनली होता है डेटा के लिए, ठीक है? फिशिंग मतलब फिशिंग के लिए, रैंसमवेयर अटैक्स अपार्ट फ्रॉम मेजर आउटरीच कंपनीज। अब फिशिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी आपको एक अनयूजुअल एक्टिविटी, आपको अनयूजुअल ईमेल आएगी और ऐसा लगेगा कि आपको एक क्रेडिबल सोर्स से आएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो फिशिंग मतलब एक मास्क पहन के प्रिटेंड करना कि हम एक लेजिटिमेट सोर्स हैं और आपके डिवाइस पे अटैक करना। ओके, so majority of the cyber attacks are directed at small and medium business levels, and it is likely that this trend will grow now. According to the experts, most of the targeted sector in the coming period likely to be the healthcare, education, research, communication and government. हमने जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था right to privacy related to the health, क्योंकि अब हेल्थ का डेटा जो है, टेलीमेडिसिन, हेल्थ केयर, ऑनलाइन एप्स, पोर्टल्स, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं। तो हेल्थ केयर रिलेटेड डेटा जो है, they are more vulnerable as compared to other data. They are also coming under the purview of cyber criminals. Okay, so बहुत सारे ऐसे साइबर थ्रेट्स हैं जो कि evolve हो रहे हैं with time to time. For example, the emergence of ransomware as a service. A business model for ransomware developers is more than an idle threat. मतलब यहाँ पे वो वसूली टाइप मांगते हैं कि किसी भी आपको आपका डेटा वापस कर देंगे फॉर पर्टिकुलर, दे विल गिव यू फॉर अ पर्टिकुलर रैंसम। तो ये एक आजकल ज्यादा होने लग गया है, ठीक है? Even as the identity and multi-factor authentication takes center stage, the prediction that advanced persistent threats
are set to increase with criminal networks working overtime and the dark web allowing criminals to access even sensitive corporate networks. So multi-factor authentication, for example, when we are doing any transaction on our through our banking system, तो two-way, three-way, three-step, four-step authentication process जो यूजुअली हम लोग टू स्टेप ऑथेंटिकेशन करते हैं, जहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालते हैं और ओटीपी देते हैं, तो इट्स टू स्टेप ऑथेंटिकेशन। लेकिन एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स के थ्रू साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो ऐसा सेंसिटिव कॉर्पोरेट डेटा को भी हैक करना चाहते हैं, जिससे कि वो मल्टी स्टेप ऑथेंटिकेशन फैक्टर को भी खत्म कर सकें। So what are the challenges in finding effective solution? For example, the first and most डिफिकल्ट चैलेंज इज द लैक ऑफ क्लैरिटी। जिस तरीके से साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी चेंज होनी चाहिए उस स्पीड से साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी हमारी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि हमें क्लैरिटी नहीं है कि डार्क वेब कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, साइबर क्रिमिनल्स किस किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, किस किस फिशिंग, किस किस रैंसमवेयर टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, सो दैट कि हम भी हमारी साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल्स उसी तरीके से और अपने डिवाइसेस को उसी तरीके से सेफ बना सकें। ओके, loss of time. The West is more focused on militarization of cyber threat and how best it could win with its superior capabilities. They are losing time. तो ये एक बहुत अच्छा फ्रेज है कि militarization of cyber threats. इससे काम नहीं चलेगा, हमें अपनी टेक्नोलॉजी को उस तरीके से फोकस करना पड़ेगा कि हमें एक साइबर क्रिमिनल की तरह सोचना पड़ेगा ताकि हम साइबर थ्रेट को जो है वो काउंटर कर सके। फाइन। So what are the solutions available and their limitations? For example, secure access service edge, reduce the risk of cyber attacks. These are the solutions, readily available solutions which are aiming to limit the risk from the web based threats. ओके, तो ये एक मॉडल है जीरो ट्रस्ट मॉडल। ये हमने कवर किया है जीरो ट्रस्ट मॉडल अपनी एक सीरीज में, जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी और जीरो ट्रस्ट मॉडल को हमने अच्छे से समझाया है। ठीक है, so zero trust puts the onus on strict identity verification, allowing only authorized and authenticated users to access data applications. But it is not certain how successful this and other applications will prove to be in the face of current wave of cyber attacks. ठीक है, तो ये क्रिस्प जो लाइंस हैं ये आप फ्रीक्वेंटली अपने आंसर में लिखा कीजिए। ये लाइंस ही आपको अच्छे मार्क्स देंगे, क्योंकि अगर 150 मार्क्स का अगर आपको क्वेश्चन आएगा और अगर आप ये लाइंस लिखेंगे तो इट हार्डली 40-50 वर्ड्स होंगे, तो काफी ज्यादा चीजें कवर कर लेगी। सो व्हाट शुड बी डन? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एमिंग एट 2 स्टेप्स अहेड ऑफ साइबर क्रिमिनल्स। जैसे आजकल पेंडेमिक के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम ज्यादा था, अब वर्क फ्रॉम होम जब हो रहा है तो किस सिक्योर अनसिक्योर नेटवर्क के साथ हमारे घर के कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे ये भी श्योर नहीं है। तो इससे क्या है कि कॉम्प्रोमाइज ऑफ डेटा जो है वो ज्यादा हो जाएगा। हमें ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, हमारे सिस्टम्स को और ज्यादा टेक्निकली रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा, हमें ऐसे हाइब्रिड क्लाउड स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे और हमें हाई टेक्निकल नेटवर्क्स को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, सो दैट कि हमारे जो कैपेसिटी है वो बन सके और हमारे नेटवर्क्स जो है वो ऑनलाइन नेटवर्क्स और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। ओके, सो if we are failed to build resilience at both the technical and human level, it will mean that the cycle of cyber threats and distrust, and they will give rise to threaten the foundations of the democratic society. तो हमें राइट टू प्रिवेसी के अंडर भी हमें हमारी फंडामेंटल राइट भी वायलेट होती है, हमारे हमारे जो पर्सनल डेटा है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है अगर हम लोग अच्छे से अपने साइबर जितने भी हमारे साइबर डिवाइसेस हैं अगर हम उसको अच्छे से सेफली नहीं कनेक्ट करेंगे तो। ओके, thank you everyone, and please subscribe this channel and support us towards free education and our credible articles for civil services examinations. Thank you for subscribing and sharing and liking the video. Take care. Bye bye.